हेलो एवरीवन। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और एक अच्छा खासा स्कोर कवर करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक हर एग्जाम में आता है और हर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो हम थर्मोडायनेमिक्स को बेसिक से स्टार्ट करके इसके एडवांस लेवल तक जाएंगे, मतलब कि नेट जारफ तक जाएंगे। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आपका एक ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड टॉपिक है। जो हमने महसूस करा, जो देखा, उसी के ऊपर ये टॉपिक है और उसी की थ्योरी और उसके ऊपर लॉ बना के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बनाए। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर शुरू करने से पहले इसकी एक भूमिका बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या है, कुल मिला के इसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे हम अपने पर ही ले, हम खाना खाते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, खाना खाएंगे, खाने का क्या होगा, डाइजेशन होता है, कुछ बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। उन केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो आप सुनते होंगे एटीपी वगैरह ये सब। तो वही केमिकल एनर्जी से हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम बाकी सारे अपने काम करते हैं डेली लाइफ के। ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि एनर्जी का कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है। हर एक केमिकल सब्सटेंस क्या करता है, उसके पास उसकी खुद की एक एनर्जी होती है। ठीक है। जो वो स्टोर करके रखता है। अब वो एनर्जी कहाँ कहाँ पे काम में आ रही है, वो हम बात करते हैं। जैसे कि कुकिंग गैस जब बर्न होती है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, तो मतलब वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कुकिंग गैस में क्या होता है, ब्यूटेन होता है, मतलब उसमें उसकी जो केमिकल एनर्जी थी वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह आपने देखा होगा कार के अंदर जो पेट्रोल डीजल होता है, जब वो बर्न होता है, बर्न होने से क्या होगा, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो केमिकल एनर्जी फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसी मैकेनिकल एनर्जी से कार मूव करेगी। कार में जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, चाहे आपका म्यूजिक सिस्टम हो, चाहे वो एसी वगैरह, वो सब केमिकल एनर्जी से काम करते हैं। या फिर गैल्वेनिक सेल हो, आपकी फ़ोन की बैटरी जो, और जितने भी सेल आते हैं, टीवी सेल और जो भी है, उसमें क्या होगा, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका क्या कर रहा है, फिर काम कर रहा है। तो देखा कि एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म है जो एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो क्या हुआ, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। वो कन्वर्ट कैसे हो रही है, वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स हमें किस बारे में बताता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम थर्मोडायनेमिक्स। कोई भी रिएक्शन, माना कि ए से बी बन रहा है, तो ए से बी बनेगा या नहीं बनेगा, ए से बी बनने का प्रोसेस होगा या नहीं होगा, वो हमें थर्मोडायनेमिक्स बता रही है। मतलब हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, वो थर्मोडायनेमिक्स बताएगी। मतलब कि फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी, मतलब कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, उसके बारे में कौन बताएगा, थर्मोडायनेमिक्स। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना, ए से बी बनने की संभावना है कि नहीं है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, उसके बारे में बताएगी थर्मोडायनेमिक्स। मतलब कि वो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, मतलब वो स्वतः होगी या नहीं होगी, उसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स बताता है। मेन जो चीज है इसका ये बताना, फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताना। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का आप समझ चुके होंगे कि एनर्जी का अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और इस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मतलब कि या तो आप वर्क करोगे कुछ, या कुछ हीट गेन होगा या हीट का लॉस होगा, या मास गेन होगा या मास लॉस होगा। उसी से क्या होगा, एनर्जी में चेंजेस आएंगे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स में हम ओनली मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करेंगे, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। हम यहाँ पे सिंगल एटम या एक इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम लेंगे, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिस्टम की बात करेंगे। जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होगी, जैसे कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी या विस्कोसिटी। तो जो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी वो होती है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, विच डू नॉट चेंज विद द टाइम। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। आप देखो प्रेशर क्या है, आज भी अर्थ का 1 एटमोस्फेयर है, कल भी 1 एटमोस्फेयर ही था और आगे भी 1 एटमोस्फेयर ही रहेगा। तो ये क्या हुआ, अर्थ एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हो गया।
जिसकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे प्रेशर हो गया, वो क्या है, एक टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, वो 1 एटमॉस्फेयर ही रह रहा है। इसी तरह कोई वाटर बॉडीज है, जो बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज है, लेक हो गए, सी हो गए, ओशियन हो गए, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है उनका, वाटर का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट आज भी कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 100 डिग्री होगा तभी वो उबलेगा, कल भी 100 पर ही उबलेगा। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, फिक्स होती है। डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सब क्या होगी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगी। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम जो भी सिस्टम लेंगे उनकी इन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर थर्मोडायनेमिक्स में इनिशियल और फाइनल स्टेट से हमें लेना देना है, उसको हम आगे और भी समझेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम के अंदर। ये तो बात होगी कि थर्मोडायनेमिक्स हमें किस किस चीजों के बारे में बता रही है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन ये है कि थर्मोडायनेमिक्स हमें ये तो बता रही है कि ए से बी तो बनेगा, बट कैसे बनेगा और उसकी क्या रेट होगी, उसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स हमें नहीं बताती। मतलब कि ए से बी डायरेक्ट 1 स्टेप में बन जाएगा या एक से ज्यादा स्टेप लगेंगे, उसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताती। मतलब रिएक्शन के पाथ के बारे में नहीं बता रही हमें कि उसका पाथ क्या है, कैसे बनेगा, और उसकी रेट, रेट मतलब स्पीड, स्लो है या फास्ट है रिएक्शन, कि ए से बी बनने की स्पीड क्या है, ए से बी या तो 1 दिन में बन जाएगा या 1 मिनट में बन जाएगा, उसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स हमें नहीं बता रही है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि थर्मोडायनेमिक्स हमें सिर्फ इतना बता रही है कि ए से बी बनेगा, बट किस रेट से बनेगा, स्लो बनेगा या फास्ट बनेगा, या उसका मैकेनिज्म क्या होगी, उसका पाथ क्या होगा, उसके बारे में हमें थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताती है। और दूसरी चीज हमने देखा कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो थर्मोडायनेमिक्स माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पे लागू नहीं होगी। मतलब एक सिंगल एटम या एक सिंगल इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल पर लागू नहीं होगी थर्मोडायनेमिक्स। तो ये इस चैप्टर का कुछ की पॉइंट थे जो हमें पता होना चाहिए कि हमारी पूरी थर्मोडायनेमिक्स आगे किन किन टॉपिक्स पे चलेगी। फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी से यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के हम आगे आने वाले टॉपिक्स में इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ये कुछ की पॉइंट्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, तो आपको क्या करना है, इन की पॉइंट्स को समझना है बस। जब की पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में इनको बना सकते हो। किताबों में आपको इन सब के बारे में लिखा हुआ मिल ही जाएगा, बट इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है कि इनका मतलब क्या है, कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम